हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियल लर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग सेट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपको क्या है, कोई प्री एग्जाम देना है जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े अच्छे लेवल का स्कोर करके अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी चॉइस से एडमिशन ले सकते हैं। तो वहां पर जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको रीजनिंग के सेट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको कैसे डील करना है, या जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है रीजनिंग के क्वेश्चंस का, वो लेवल क्या रहेगा, वो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट में जो रीजनिंग का क्वेश्चंस है वो कैसे रहेंगे, आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा मैं उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड एफ्रोसेंट। आपको यहां पर एक वर्ड दिया गया है और उसके बाद फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि वह कौन सा वर्ड है जो दिए गए वर्ड के लेटर्स की हेल्प से बनाया नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, वन बाय वन हम सभी वर्ड को देखिएगा। इस टाइप के जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, नॉर्मली दो चीजों का ध्यान रखते हैं आप, क्या, या तो किसी पर्टिकुलर वर्ड में कोई ऑड लेटर होगा। ऑड लेटर का कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो ऑप्शन में आपको वर्ड दिए गए हैं उस ऑप्शन के वर्ड में कोई ऐसा लेटर हो जो गिवन वर्ड में वो लेटर ना हो, तो यानी उसको हम क्या कहेंगे, ऑड लेटर। यानी ऑप्शन में फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, यहीं से एक वर्ड ले लिया, मैंने कह दिया आफ्टर, तो आप आफ्टर वर्ड में देख सकते हैं कि एफ्लोसेंट वर्ड में ए लेटर नहीं है और इस वर्ड के अंदर तो वो लेटर है, तो इसका मतलब ये वर्ड जो है एफ्लोसेंट वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका क्या, कि ओड लेटर को क्या फाइंड आउट करो। ओड लेटर नहीं मिलता है तो वर्ड में आप क्या है, रिपीटिशन ऑफ द लेटर देखो, क्योंकि कोई ऐसा लेटर जो गिवन वर्ड में केवल एक ही बार है, पर जो आपसे वर्ड दिए गए हैं ऑप्शंस में, उसमें वो लेटर दो या तीन बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो चलिएगा क्वेश्चंस की हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। पहला वर्ड है क्रेस्ट। तो हमने देखा सी भी है, आर भी है, ई भी है, एस भी है, टी है। तो पहला वर्ड तो क्या फॉर्म हो रहा है, पर उसने हमसे क्या पूछा, जो वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा। फॉरेस्ट में देखेंगे तो एफ भी है, ओ भी है, आर भी है, ई भी है, एस भी है और टी भी है, तो सेकंड वर्ड भी फॉर्म हो रहा है। अब थर्ड देखेंगे, रोलर, आर ओ एल ई आर। अब यहां पर देखिएगा इस वर्ड के अंदर आर एक ही बार है, पर इस वर्ड के अंदर आर कितनी बार आ रहा है, दो बार। तो इसका मतलब यह है सी ऑप्शन आपका क्या फॉर्म नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड था। तो यहां से आपको पता लग गया कि वर्ड फॉर्मेशन भी एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जहां से सीयूईटी एग्जाम के अंदर रीजनिंग सेक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यहां देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वाज 31 years old when he had his first son। एक आदमी 31 वर्ष का था जब उसको पहला बेटा हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैन है और उसका सन है, ठीक है, यानी आदमी 31 वर्ष का था जब उसको बेटा हुआ, तो यानी बेटे की उम्र उस समय 0 वर्ष, वो जस्ट क्या हुआ, जो उसने कहा जब वो पैदा हुआ, तो उस समय की बात चल रही है। His wife was 26 year old when his son attained age of 7 years। फिर कह रहा है कि जब उसके बच्चे की एज 7 वर्ष की होगी तो उस आदमी की पत्नी की जो उम्र है वो कितनी थी, 26 वर्ष। यानी मेंस वाइफ की जो एज है उस समय कितनी थी, 26 ईयर थी। यानी 7 वर्ष बाद जो सन 0 से 7 हो गया, तो आदमी कितने का हो गया, 31 से 38। अब करंट में हमें 7 वर्ष बाद तीनों की एज पता है, आदमी की 38 वर्ष है, उसकी पत्नी की 26 वर्ष है और उसके बेटे की 7 वर्ष है। फिर है देन क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ। तो आदमी और उसकी पत्नी के बीच का एज डिफरेंस क्या होगा। तो डियर बच्चे देखिएगा, जब भी 2 पर्सन की बात होती है, यदि मैं कहूं 2 पर्सन में आज एज डिफरेंस 10 वर्ष का है, तो आज से 10 वर्ष बाद भी उन दोनों का जो एज डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं कहता हूं कि एक आदमी आज 41 वर्ष का और दूसरा आदमी 48 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद दोनों की एज जरूर बढ़ेगी कि 51 का हो जाएगा और एक 58 का, पर दोनों का जो एज डिफरेंस है वो हरदम क्या रहेगा, सेम। तो यहां पर करंटली 7 वर्ष आप बात देख सकते हैं कि आदमी और उसकी पत्नी के जो बीच का एज डिफरेंस है वो कितनी ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है।
और हमें वो किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन होगा। चलिएगा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिएगा, नॉर्मली सर आप कह तो रहे हैं कि सीयूईटी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और आज आप हमें एक प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, पर हमें तो ये बताएं ना कि एग्जाम की हम प्रैक्टिस कैसे करें, कहां से हमें कंटेंट मिलेगा जहां से हम इजीली क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, रेडियल लर्निंग आपके लिए क्या है, सीयूईटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए दोनों बुक्स लेकर आ रही है, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इन दोनों बुक्स में क्या है आपको कि जो भी आपका सेक्शंस है, जैसे जो जीके का सेक्शन है, जनरल नॉलेज का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन है और रीजनिंग का जो सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन इसके अंदर कवर होने वाले हैं। और आपको दोनों लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जैसे आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन इसके अंदर है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की मैं बात करता हूं, ठीक है। रीजनिंग जनरल मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग और मैथ्स दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों इसमें सब कुछ दिया गया है। तो यहां पर क्या है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो बुक जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो आप नियर बाय किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली आपको क्या है मिल जाएगी और आप वहां से परचेज भी कर सकते हो। उसके अलावा हमारी वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से भी आप क्या है बुक को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो ये दोनों बुक्स क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद इन बुक्स की तरफ भी ध्यान दें और इन बुक को परचेज करें ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिले जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो चलिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, जो मेन पॉइंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला कि यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट के आधार पर जो कंक्लूजन दिए गए हैं, सिलोजिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस टॉपिक का जो नाम है जिससे क्वेश्चन आता है वो टॉपिक कौन सा है, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट के आधार पर इनमें से कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। तो जैसे पहला है कि स्टेटमेंट है ऑल कवर आर रेड, ऑल कवर आर रेड। फिर है ऑल रेड आर मैगजीन, ऑल रेड आर मैगजीन। फिर है नेक्स्ट डियर सम मैगजीन आर बुक, सम मैगजीन आर बुक। अब कंक्लूजन क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला कंक्लूजन है सम बुक आर रेड। तो आप देख पा रहे हैं बुक और रेड इन दोनों के बीच में कोई भी क्या है रिलेशन आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कैसा कंक्लूजन है जब आपने डायग्राम में ध्यान से देखा तो इन दोनों के बीच में आपको कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो इनका कंक्लूजन भी वेरी नहीं करेगा। सिंपल सी पॉइंट बच्चों, इफ देयर इज नो रिलेशन गिवन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ ए कंक्लूजन देन दैट कंक्लूजन विल बी ऑलवेज फॉल्स। यदि किसी निष्कर्ष के एलिमेंट्स के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है तो उससे रिलेटेड जो भी निष्कर्ष होगा वो हरदम क्या होगा, गलत होगा। ये बात याद रखिएगा। फिर है सम मैगजीन आर कवर। तो आप देख सकते हैं यहां पर सारे कवर क्या है, मैगजीन है। मैं कहूंगा इसको दूसरे वे में कि ये क्या है, दिल्ली है, दिल्ली, ये है इंडिया और ये है एशिया। अब बच्चों एक बात बताओ, सम पार्ट ऑफ मैगजीन इज कवर, सिमिलर मैं कहूं सम पार्ट ऑफ एशिया इज दिल्ली। ये बात ट्रू है कि एशिया का कुछ हिस्सा क्या है, दिल्ली है। जब सारा ही कवर मैगजीन के अंडर आता है तो इसका मतलब सम पार्ट ऑफ मैगजीन इज कवर। तो ये बात 100% क्या है, सही है। और ये आपको डायग्राम में क्या है, इजीली विजिबल भी है, ये क्लियर हो रहा है डायग्राम से। नेक्स्ट है नो कवर इज बुक, कि कोई कवर बुक नहीं है। तो पहली तो बात देखिएगा बच्चों, हमें जो स्टेटमेंट दी गई उस स्टेटमेंट में कवर और बुक के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया। और एक बात याद रखिएगा कि नेगेटिव कंक्लूजन तभी ठीक होता है जब एलिमेंट्स के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन दिया हो। यहां पर तो आप नेगेटिव छोड़िए पॉजिटिव छोड़िएगा, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी क्या होगा, गलत होगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट, वो बात क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज ब्रिंग्स पॉजिटिव कंक्लूजन्स, नेवर ब्रिंग्स नेगेटिव कंक्लूजन। सकारात्मक सोच हरदम सकारात्मक परिणाम देती है, कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं देती। अब यदि मैं कहूं बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब स्टेटमेंट दी गई है वो सारी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। एक नेगेटिव कंक्लूजन तभी ठीक होता है जब स्टेटमेंट भी क्या होती है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव होती है। तो चलिएगा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमने यहां से देखा
केवल सेकंड ही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बना? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट, अब देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है पजल से रिलेटेड, यानी सीयूटी एग्जाम के अंदर अब आपको यहां से एक बार तौर समझनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कि पजल से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिएगा इस पजल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, एक पर्सन के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर लिव इन एन 8-story बिल्डिंग सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8। 8 पर्सन है के एल एम एन ओ पी क्यू और आर, वो जो है ना 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, और उसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसको नंबर 1 कहा गया, उसके ऊपर के फ्लोर को नंबर 2 और सो ऑन, इसी तरीके से कुल मिलाकर 8 मंजिली इमारत है। तो हम कहेंगे बच्चों, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये 8 स्टोरी बिल्डिंग हो गई बच्चों। तो जो स्टेटमेंट ने कहा गया है पहले उसी पर फोकस करते हैं। 8 स्टोरी बिल्डिंग है, क्लियर हो चुका है ये पॉइंट हमें। अब क्या है, यहां से डिफरेंट केस बन सकते हैं, तो बच्चों सभी केसेस को हम क्या है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, अगली बात कहता है दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर्स, यानी जो पर्संस रहते हैं वो सभी के सभी क्या है डिफरेंट कलर्स को पसंद करते हैं। अगली बात कही गई है, देयर आर 3 नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव बिलो डी। डी से नीचे 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रहते, डी से नीचे 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रहते। तो इस बात का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, इस बात को समझिएगा। इस बात का मतलब है कि डी से नीचे या तो 2 व्यक्ति रहते हैं, या डी से नीचे 1 व्यक्ति रहता है, या डी से नीचे कोई नहीं रहता। जब उसने कहा डी से नीचे 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रहते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी से नीचे या तो 2 व्यक्ति रहते हैं, या 1 व्यक्ति रहता है, या उसके नीचे कोई नहीं रहता। अगली लाइन, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 3 फ्लोर हैं, डी और बी के बीच में 3 फ्लोर है, तो इसका मतलब ये यहां पर डी है तो बी कहां होगा? 1 2 3 फ्लोर छोड़कर, यानी यहां पर कौन होगा? बी होगा। उसने यही तो कहा डी और बी के बीच 3 फ्लोर है, तो 1 2 3 फ्लोर छोड़कर यहां कौन होगा? बी होगा। 1 2 3 फ्लोर छोड़कर यहां पर कौन होगा? बी होगा। Who lives immediately below the one who likes green color, जो बिल्कुल उसके नीचे रहता है जिसको ग्रीन कलर पसंद है। तो ये बात किसके लिए हो रही है? बी जस्ट किसके नीचे रहता है? जिसको ग्रीन कलर पसंद है। तो यानी यहां पे जो व्यक्ति रहता है उसको ग्रीन कलर पसंद है, यहां पर जो व्यक्ति रहता है उसको ग्रीन कलर पसंद है, यानी यहां जो व्यक्ति रहता है उसको कौन सा कलर पसंद है? ग्रीन कलर पसंद है। चलिएगा अगली बात, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन एच हु लाइक्स ब्लैक कलर एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर। जिसे ग्रीन कलर पसंद है और एच के बीच केवल एक ही पर्सन रहता है, और एच को कौन सा कलर बताया गया? एच को ब्लैक कलर पसंद है। तो यहां ग्रीन है तो यहां कौन हो गया? एच ब्लैक हो गया। यहां ग्रीन है तो यहां कौन हो गया? एच ब्लैक हो गया। अब यहां ग्रीन है तो यहां कौन हो गया? एच ब्लैक हो गया। पर एक और पॉसिबिलिटी है कि एच ब्लैक आपका यहां भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। एच ब्लैक क्या है? ऊपर भी हो सकता है, एक केस, ठीक है। अगली बात, एच लीव्स इमीडिएटली अबाउ सी, हु लीव्स इमीडिएटली अबाउ द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर। एच जस्ट सी के ऊपर रहता है और सी जस्ट उसके ऊपर रहता है जिसको ब्राउन कलर पसंद है। तो यहां भी इस केस में एंट्री होगी, एच जस्ट सी के ऊपर और सी के जस्ट ऊपर जिसको कौन सा कलर पसंद है? ब्राउन पसंद है। तो यहां से देखिएगा एच जस्ट सी के ऊपर और किसके? जिसको ब्राउन कलर पसंद है। इस केस में यदि मैं कहता हूं एच ब्लैक, उसके नीचे सी आएगा तो फिर ब्राउन वाला आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया? ये केस तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं बन रहा। तो हमारी अभी तक 3 ही केस बन रहे हैं, जो तीनों केस मैंने लिखे हैं। अगली बात, ए लाइक्स पिंक कलर एंड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ए को पिंक कलर पसंद है और इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। तो इवन नंबर फ्लोर कौन से हैं? 2 4 6 8। तो यहां पर हमारे 3 केस बन रहे हैं, केस ए,
केस बी और केस सी अभी तक हमने ध्यान दिया। तो केस ए के अकॉर्डिंग ए पिंक यहां आ सकता है, नहीं आ सकता, ए पिंक यहां भी नहीं आ सकता, ए पिंक यहां भी नहीं, तो ए पिंक केवल यही होगा। ए पिंक यहां नहीं आ सकता, ए पिंक यहां नहीं आ सकता, ए पिंक यहां नहीं आ सकता, तो ए पिंक यहां होगा केस बी के अकॉर्डिंग। अब यहां देखिएगा ए पिंक बिल्कुल आ सकता है, ए पिंक यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। अगली बात, टू पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर। ए और व्हाइट कलर के बीच में, और जिसको व्हाइट कलर पसंद है उसके बीच में दो व्यक्ति रहते हैं, तो ये ए है, तो यानी इसको क्या कलर पसंद होगा, व्हाइट। ये ए है तो इसको व्हाइट होना चाहिए, पर इसको तो ब्लैक है, तो इसका मतलब ये केस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये ए है तो इसका मतलब इसको कौन सा कलर पसंद होगा, व्हाइट। अब दो ही बचे हमारे पास केस। अगला, ई लाइक्स ब्लू कलर, ई को ब्लू कलर पसंद है, तो देखिएगा इसके लिए हमारे पास एक ही स्पेस है ये, तो ई को कौन सा कलर हो गया, ब्लू पसंद। तो इसके लिए भी यहां भी एक ही स्पेस है, तो ई को कौन सा कलर पसंद हो गया, ब्लू पसंद हो गया। अगला, जी लिव्स अबाव एफ, जी एफ से ऊपर रहता है, तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ इन दो में ही तो बचा है, तो ये जी हो गया, तो ये कौन हो गया, एफ। अब इस केस में देखिएगा ये जी हो गया और ये कौन हो गया, एफ। अगली लाइन, द वन हु लाइक्स रेड लीव अबाउ द वन हु लाइक्स येलो। जिसको रेड कलर पसंद है ना वो येलो वाले से ऊपर रहता है, तो यानी येलो रेड यहां आएंगे, तो यहां पर आएगा रेड और यहां पर आएगा येलो, तो इसका मतलब इसमें भी रेड ऊपर आएगा और येलो नीचे। फिर लास्ट क्या कहता है, सी डज नॉट लाइक रेड कलर। अब हमारे दो केस बन रहे थे, तो सी को रेड कलर पसंद नहीं है, तो आप इस केस में देख सकते हैं सी को रेड कलर है पसंद है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट बना अरेंजमेंट वो ये वाला अरेंजमेंट बना। क्लियर स्टूडेंट। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, जी लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, जी कौन से फ्लोर पर रहता है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या देखा, जो जी है वो कौन से फ्लोर पर रहता है, 8th फ्लोर पर। तो उस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया कि जी जो है ना वो 8th फ्लोर पर रहता है। क्लियर स्टूडेंट। उससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स डज सी लाइक, इनमें से सी को कौन सा कलर पसंद है। तो डियर स्टूडेंट जो हमने टेबल बनाई उसमें हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सी को व्हाइट कलर पसंद है, तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, कि सी को व्हाइट कलर पसंद है। लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लीजिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, इनमें से कौन सा 5वीं मंजिल पर रहता है। तो हमने देखा बच्चों जो 5th फ्लोर था, 5th फ्लोर पर कौन रहता है, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया 5th फ्लोर पर कौन रहता है, सी, जिसको व्हाइट कलर पसंद है। तो हमारे जो ऑप्शन है उनमें से देखिएगा सी व्हाइट वाला किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी हमें ओ ऑप्शन में मिल रहा है, तो क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, X इज द हस्बैंड ऑफ Y। ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो साथ के साथ सोल्व करेंगे। X इज द हस्बैंड ऑफ Y, X Y का हस्बैंड है, तो बना दीजिएगा X इज द हस्बैंड ऑफ Y। मेल को हम रखेंगे स्क्वायर में, फीमेल को रखेंगे हम सर्कल में। अगली बात है, W इज द डॉटर ऑफ X, W X की डॉटर है, W X की बेटी है, तो नीचे की तरफ दिखाएंगे तो यहां पर कौन है, W फीमेल है, सर्कल में रखिएगा। Z इज द हस्बैंड ऑफ W, Z W का हस्बैंड है, तो यानी ये कौन हो गया, Z हो गया, Z W का हस्बैंड हो गया। N इज द डॉटर ऑफ Z, N जो है ना Z की बेटी है, तो बना दीजिएगा N Z की बेटी है। What is the relationship of N to Y, N का Y से क्या संबंध है। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, W कौन है, Y की बेटी, और N कौन है, W की बेटी, क्योंकि X और वाइफ क्या है, हस्बैंड वाइफ है। W यदि X की बेटी है तो इसका मतलब Y की भी बेटी हुई। सिमिलरली W और Z क्या है, हस्बैंड वाइफ है, यदि N Z की बेटी है तो यानी W की भी बेटी हुई। और तो डॉटर्स यानी बेटी की बेटी किसे कहते हैं, ग्रैंड डॉटर, नातिन। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। चलिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotates when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? तो देखिएगा आफ्टरनून में 2 o'clock को हम ना इस तरीके से भी इंडिकेट करते हैं, 24 आवर क्लॉक हम लेकर चलें तो आफ्टरनून के 2 o'clock को हम क्या कहते हैं, 1400, और मॉर्निंग का 8 o'clock है, यानी कुल मिलाकर दोपहर के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच कुल कितने घंटे का अंतर है, 6 घंटे का।
और यदि आप सभी ने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको पता है कि जो हावर हैंड है वो हर घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 6 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 180 डिग्री। और क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 180 डिग्री। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेंचुरी लीप ईयर? इनमें से कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंचुरी लीप ईयर, ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? जो 100 से डिविजिबल होते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष वही होता है जो केवल 400 से विभाजित होता है। यानी सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर केवल वही होगा जो 400 से डिविजिबल होगा। तो क्या आप 1600 400 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 1900 नहीं है, 1800 नहीं है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1600। चलेगा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कुछ हार्ड सा है तभी मजा आएगा। सिंपल क्वेश्चन में कोई मजा नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द नंबर एट द बॉटम इफ 5 इज एट द टॉप? यदि एक यहां पर आपको क्या है, एक ही डाइस की 2 पोजीशन दी गई है बच्चों, और उसमें आपसे पूछा गया है कि उस डाइस में यदि 5 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिएगा, याद रखिएगा, एक डाइस के अंदर टॉप फेस के जो अपोजिट फेस होता है वो कौन सा होता है? वो बॉटम फेस होता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि जो फेस 5 नंबर के अपोजिट होगा वही किस पर आएगा? बॉटम पर आएगा। यदि 5 टॉप पर है तो बॉटम पर कौन सा होगा? जो नंबर 5 के अपोजिट होगा। अब इन दोनों में हम ध्यान से देखते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों पोजीशन में वो नंबर कॉमन है 2। ठीक है, तो हमने देखा 2 के क्लॉकवाइज में 4 आ रहा है और 4 के क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? 1। तो 2 4 1। यहां पर 2 के क्लॉकवाइज में 6 और 6 के बाद क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, तो नंबर एक ही बचा, वो नंबर क्या बचा? 5। तो यानी 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए 5। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? 5। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आप एक ऑप्शन मान लीजिएगा। हाँ सॉरी, 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 के 2 के अपोजिट 5 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा स्टूडेंट? राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो चलिएगा 6 है, 6 से हुआ 12, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 6 से 12 से हुआ 20, कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 8 का। 20 से हुआ 30, कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 10 का। 30 से हुआ 42, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 12 का। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट कितने का करेंगे? 14 का। तो यानी कितना होगा? 56। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हमें अगले अल्टरनेटिव बताने की कंप्लीट कौन सी सीरीज होगी, ध्यान दीजिएगा। तो 720 से 180 कैसे आया? तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 720 डिवाइडेड बाय 4 रिजल्ट इज 180। 720 को 4 से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 180। सिमिलरली 180 माइनस 4, 180 को 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 176। 176 डिवाइडेड बाय 4, 44 माइनस 4, 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी एक बार डिवाइड हो रहा है 4 से और एक बार माइनस हो रहा है, तो सीरीज क्या कहता है? फिर क्या होगा? -4 होगा। तो 10 माइनस 4 रिजल्ट कितना होगा? 6। फिर क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4, तो 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका 1/4 कितना होगा? 1.5, जो हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा डियर स्टूडेंट? सी ऑप्शन ही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। Select the word from the given alternative which can replace the question mark in such a way that the third and the fourth words are related in the same way as the first and the second word। तो एनालॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे यार्ड का इंच से जो रिलेशन है वैसा ही क्वार्ट का किससे रिलेशन है। तो बच्चों ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? यार्ड और इंच जो है वो यूनिट है किसकी? लेंथ की। ऐसे ही क्वार्ट और गैलन जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर भी एनालॉजी से वही क्वेश्चन दिया गया है। पेस्टिसाइड्स, क्रॉप, एंटीसेप्टिक। देखिएगा, पेस्टिसाइड का आप यूज क्यों करते हैं? कि क्रॉप्स में जो आपके पेस्ट होते हैं उनको क्या है? कहीं ना कहीं रोकने के लिए। कि देखिएगा, जो कीटनाशक जैसे हैं, पेस्टिसाइड्स का हम यूज क्यों करते हैं? कि जैसे मान लीजिएगा फसल वगैरह में जो भी कीड़े वगैरह, कीटाणु, कीट वगैरह पैदा होते हैं, उनको क्या है? उनका सफाया करने के लिए एक्चुअल में क्या है? पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो सिमिलरली एंटीसेप्टिक किस लिए यूज किया जाता है? कि कोई भी हमारे क्या है? जख्म है, वाउंड है,
तो उसमें जो जर्म्स ना लगे, तो उन जर्म्स को क्या है टैकल करने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वाउंड होगा। नेक्स्ट है बच्चों, हीना इज फेसिंग साउथ। हीना इज फेसिंग साउथ। शी टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक्स 40 more. Finally, she turns left and walks 30 meter. Which direction is she facing now? अब देखिए स्टार्टिंग में साउथ में गई है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो लास्ट में ये किस डायरेक्शन की ओर जा रही है? वेस्ट की ओर। तो क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? वेस्ट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट। In a certain code language, number is written as 156897 and guard is written as 45073. How is burden written in that code language? तो यहां पर आपको चुका गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में नंबर को 156897 लिखा गया है, तो बताएं उसी कोडिंग लैंग्वेज में, और सॉरी सिमिलरली गार्ड को उसी कोडिंग लैंग्वेज में 45073 लिखा गया है, तो बताएं उसी कोड लैंग्वेज में बर्डन को क्या लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे जो n का कोड है, नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, तो n का जो कोड है वो हमें कितना मिल रहा है? 1। u का जो कोड है दोनों में देख सकते हैं, n का हमें पता लग गया, ठीक है, u का कोड भी हमें पता लग गया, दोनों में ध्यान से देखिएगा, n का कोड तो 1 था, u का कोड जो है दोनों में सेम है, वो कितना है? 5 है। फिर उसके बाद लेते हैं हम m का, जो m का कोड है वो क्या होगा? 6। फिर उसके बाद लेते हैं b का जो कोड है वो क्या है? 8 है। फिर उसके बाद लेते हैं e का कोड, e का जो कोड है वो कितना है? 9 है। फिर लेते हैं हम r का कोड, r का जो कोड है वो क्या है? 7 है, दोनों जगह देख सकते हैं आप, r का कोड 7 है। इसके अलावा देखिएगा जो g का कोड है, g का कोड कितना है? 4 है। सिमिलरली a का कोड कितना है? 0 है। और आपका d का जो कोड है वो डी स्टूडेंट कितना है? 3 है। और वहीं से जो नंबर पूछा गया, जो वर्ड पूछा गया वो है बर्डन। तो यहां पर आप सभी में ध्यान से देखिएगा, तो B का जो हमारा कोड था वो कितना था? देखिएगा B का कोड था 8, U का कोड था आपका 5, R का कोड है आपका डी स्टूडेंट 7, D का कोड है डी स्टूडेंट 3, E का कोड है डी स्टूडेंट आपका 9 और N का कोड है डियर स्टूडेंट्स 1। तो 8 5 7 3 9 1 जो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा। चलिएगा स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ डेंजर इज कोडेड एज 11 8 21 14 25 देन व्हाट विल बी द कोड फॉर मशीन। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसमें बात करता हूं, डेंजर जो इस वर्ड है उसकी प्लेस वैल्यूज क्या होंगी? 4 1 14 7 5 18 और जो कोडेड वर्ड है उसकी प्लेस वैल्यूज क्या है? 11 8 21 14 12 25। अब ध्यान से देखिएगा, +7 +7 जो वर्ड की प्लेस वैल्यूज थी लेटर्स की, उन लेटर्स में सभी में लेटर्स की प्लेस वैल्यूज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो मशीन वर्ड है MACHINE 7 का इंक्रीमेंट, 13 और 7 20, तो 20 आपका हर ऑप्शन में दिया गया है। 1 और 7 8, तो 8 यहां नहीं दिया गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, 8 यहां पर दिया गया है। 7 और 3 10, दोनों जगह दिया गया है। 8 और 7 15, तो यहां पर केवल इसमें ही दिया गया है, तो ये भी एलिमिनेट। और 9 और 7 16 दिया गया है, 14 और 7 21 है, 5 और 7 12। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, आप इन लॉजिक की हेल्प से बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सुधीर इज सीनियर टू विकास। सुधीर विकास से सीनियर है। विकास इज सीनियर टू राकेश। विकास राकेश से सीनियर है। राकेश इज जूनियर टू यश। राकेश जो है वो जूनियर है किससे? यश से। यश इज जूनियर टू विकास और यश जो है वो किससे जूनियर है? विकास से।
यस यदि विकास से जूनियर है तो यानी यस इन दोनों के बीच आएगा। हु इज द सीनियर मोस्ट, तो सीनियर मोस्ट कौन हुआ, सुधीर, और क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा, सुधीर। बिल्कुल सिंपल सा था बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। स्टेशनरी आइटम्स, ओके, पेंसिल्स, तो पेंसिल्स तो सारी ही स्टेशनरी आइटम होती हैं। पोटैटोज, पोटैटोज का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये हमारा जो डायग्राम है वो डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा, डी ऑप्शन। यहां पर आपने एक चीज एनालाइज नहीं की, जो एलिमेंट्स जो दिए गए थे उनके बीच में जो रिलेशन था, वेन डायग्राम मैंने पहले खुद बनाया, फिर बाद में ऑप्शन को देखा। तो वेन डायग्राम का यदि आपको क्वेश्चन को राइट करना है तो उसका करने का तरीका यही होगा डियर स्टूडेंट, कि पहले वेन डायग्राम आप खुद बनाएं और उसके बाद क्या है उसको ऑप्शन से मैच करें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो जर्नी, यहां पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है और फिर कुछ अजम्पशन दी गई है, तो आपको बताना है स्टेटमेंट के आधार पर अजम्पशन कौन सा। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो ये तो बात ठीक है कि 1000 माइल्स की जो जर्नी है उसके लिए पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। एन इनिशिएटिव हैज टू बी टेकन टू मूव फर्दर। यस, बिल्कुल ये अजम्पशन ठीक है, क्योंकि इस अजम्पशन को ध्यान में रखते ही तो ये स्टेटमेंट दी गई है कि कोई भी हमें मान लीजिएगा कुछ अच्छा काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा ना, और बिना इनिशिएटिव लिए वो अच्छा काम नहीं हो सकता है। अच्छा, पीपल स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम स्टार्टिंग समथिंग विद ड्यू टू फाइनेंशियल कंसर्न। देखिएगा पहली तो बात, ये फाइनेंशियल कंसर्न का ना इससे ना रेलेवेंस नहीं है इस स्टेटमेंट से, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अजम्पशन वन क्या है, वही केवल इंप्लिसिट करता है, उसके अलावा और कोई इंप्लिसिट नहीं करता। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इज इंप्लिसिट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेटमेंट नोट करो, डॉग्स लव्स टू प्ले विद किड्स सेड वाई टू एम। वाई ने एम से कहा कि जो डॉग हैं वो किड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। वाई हैज ऑब्जर्व डॉग्स। यस डेफिनेटली, इस बात में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, स्टेटमेंट से कंक्लूजन तो निकलता ही निकलता है। वाई ने कुछ ना कुछ डॉग्स के बारे में ऑब्जर्व किया होगा, तभी तो ऐसी स्टेटमेंट दी गई है। डॉग्स आर फ्रेंडली विद किड्स। यस, दोनों के दोनों जो है ना वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट से दोनों कंक्लूड भी हो रही हैं, क्योंकि नहीं वाई ने ऑब्जर्व किया है डॉग्स को। नॉर्मली उसने डॉग्स के साथ रहकर देखा और उसके बाद उसने क्या एनालाइज किया कि डॉग्स जो है ना वो किड्स के साथ थोड़े से फ्रेंडली होते हैं। तो जो उसने स्टेटमेंट की है वो बिल्कुल उस स्टेटमेंट के आधार पर ये दोनों कंक्लूजन वेरी करते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, बोथ कंक्लूजन फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आप। लग्जरी होटल शुड बी बैंड इन इंडिया, एक स्टेटमेंट है, अब इस पर आर्गुमेंट चलना है, फिर ये तो कथन और तर्क की बात होगी कि लग्जरी जो होटल है इंडिया में जितने भी उन सभी पर बैन लगना चाहिए। यस, दीज प्लेसेस आर टर्निंग इनटू ऑपरेटिंग सेंटर्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स। हाँ, कि ऐसी जो जगह है ना वो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के लिए ना ऑपरेटिंग सेंटर हो रहे हैं। देखो ये तो कोई बात नहीं हुई, मान लो लग्जरी होटल्स नहीं होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कहीं और से ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ये तो इसका तो कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये तो कोई आर्गुमेंट क्या है, वीक है। ये आर्गुमेंट क्या हुआ, वीक। डेफिनेटली ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो जितने भी ऑपरेटिंग सेंटर है इंटरनेशनल क्रिमिनल के लिए कि वो सभी, ऐसा तो नहीं है कि लग्जरी होटल्स में बैठ के ऑपरेट करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो चाहे कहीं पर भी बैठ के ऑपरेट कर सकते, तो ये तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नो वेल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट वॉन्ट बी एबल टू फाइंड ए स्टेबल प्लेस टू स्टे। यस डेफिनेटली, अतिथि देवो भव कहा जाता है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, कोई फॉरेनर हमारे देश में आकर रह रहा है, ठीक है, कोई फॉरेनर हमारे देश में घूमने आया और उसे यहां पर आकर अच्छे क्वालिटी के यदि होटल नहीं मिलेंगे तो उससे क्या है, हमें लॉस ही होगा ना। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ऐसे लग्जरी होटल्स को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो उन पे काफी रिलाई होते हैं जो आपके लग्जरी होटल्स होते हैं। तो इसका मतलब जो आर्गुमेंट टू है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है जो हमें बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड द राउंड टेबल। ए बी सी डी ई और एफ एक टेबल के अराउंड बैठे हैं। एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। एफ जो है ए और डी के बीच बैठा है। मैंने इसे एफ मान लिया और कह दिया या तो ये ए है या ये डी है। तो इसको ना कुछ इस तरीके से एक और बना देता हूं मैं आपके लिए, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चल पड़ते हैं ना। यानी एफ यहां है, या तो ए यहां होगा या डी यहां होगा, या ए उसके राइट में होगा तो डी कहां होगा, लेफ्ट में। एक कंडीशन तो ये बनी बच्चों। आगे
C is sitting to the immediate right of E and opposite to A. C जो है ना A से अपोजिट है, C A से अपोजिट है, C को A के अपोजिट, एंड इमीडिएट राइट ऑफ E, और C E के इमीडिएट राइट, इस केस में तो वो D के इमीडिएट राइट में आ गया, तो इसका मतलब E यहां हो गया। अब रह कौन गया? B, सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, हु आर द नेबर्स ऑफ A, A के नेबर कौन है? B एंड F, और जो हमें डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? डी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आप। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द अमंग द, ओके। की, डोर, लॉक, रूम, ये चार हमें ऑप्शन दिए, इनको ना लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो जाहिर सी बात है की, डोर, लॉक और रूम की मैं जब बात करूंगा तो सबसे पहले हमें चाहिए की। क्यों? चाबी से ही तो मैं ताला खोलूंगा ना, की के बाद फिर क्या आएगा? लॉक, और जैसे लॉक ओपन कर दिया तो हम क्या है? डोर ओपन कर देंगे, और जैसे डोर ओपन हो चुका हम रूम में एंटर हो चुके हैं। तो हमारी यही सीक्वेंस बनेगी, जो सीक्वेंस क्या है? की फर्स्ट पर है, लॉक थर्ड पर है, डोर सेकंड पर है, और ये फोर्थ पर है। तो हम कहेंगे 1 3 2 4, और 1 3 2 4 हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा डियर स्टूडेंट? सी ऑप्शन होगा। तो चलिएगा स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। In question 4 words are given, out of which 3 are alike in some manner and the fourth one is different. Choose the odd one out. तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है और बाकी तीनों में क्या है? सिमिलरिटी है। अब यदि मैं कहूं बच्चों ग्रेप फ्रूट, लेमन और ऑरेंज, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, तीनों के तीनों क्या है? सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल है, और एप्पल सिट्रस फ्रूट में नहीं आता। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर है बच्चों? तो चलिएगा स्टूडेंट, यहां से आपके लिए मैंने क्या है? पहला प्रैक्टिस सेट आपको रिवाइज करवा दिया है। तो उम्मीद है आप सभी को यह सेशन बड़े अच्छे से पसंद आया होगा, और आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन बुक और एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।